वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं अतनु। अगर आपको याद है तो लास्ट ईयर 2022 में जब G20 मीट हुआ था, उस टाइम में यूक्रेन अपने तरफ से बोला था कि इंस्टेड ऑफ G20 ये G19 होना चाहिए। क्यों, आगे जाके मैं आपको बताता। इस साल यूक्रेन के तरफ से इंडिया को रिक्वेस्ट किया गया है कि G20 में उन लोगों को भी शामिल किया जाए। बहुत सारा कंट्री इनके फेवर में है, बहुत सारा कंट्री इसके अपोजिट में भी खड़ा है, मगर आगे देखा जाएगा क्या होगा। एक और न्यूज आ रहा है कि पाकिस्तान शायद आगे जाके यूक्रेन से हथियार खरीदेगा, क्योंकि यूक्रेन और पाकिस्तान बहुत पुराने पार्टनर है हथियार का लेन देन करने में। तो ये सारा कुछ समझने से पहले चलिए पहले जानते हैं कि G20 एग्जैक्ट है क्या। G20 है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 मीन्स 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन मिलके एक ग्रुप बनाना, जिसमें सब मिलके एक साथ दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर एनवायरमेंटल इशू, या फिर टेररिज्म रिलेटेड इशू, या फिर अगर कोई कंट्री में कुछ मेजर इशू हो रहा है उस पर वर्कआउट करना, इसी को G20 कहा जाता है। हर साल G20 के जो लीडर्स है वो लोग मिलते हैं और कोई ना कोई कंट्री में वो लोग एक साथ बैठे और बहुत सारा इश्यूज जो वर्ल्ड में चल रहा है एट दैट टाइम, या फिर जो इश्यूज वर्ल्ड में आ सकता है उस पर डिस्कशन होता है और आगे जाके स्टेप लिया जाता है कि कैसे कंट्री को इस सब से प्रोटेक्ट किया जाए। 1999 में G20 फॉर्म हुआ था। उस टाइम G20 थोड़ा सा अलग था। उस जितना भी G20 ग्रुप का कंट्री है वो सब कंट्री का जितना भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है, साथ ही साथ जो बैंक का गवर्नर होता है, उन लोगों का मीट होता था और दे टुक द डिसीजन ऑन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मूवमेंट इन देयर कंट्रीज एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ द अदर इश्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। G20 का पहला जो मीटिंग था वो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन में हुआ था 1999 में। 2008 में दुनिया में मंदी छा गया और उसी के वजह से दुनिया बहुत लॉस देखा। तो आगे जाके ये ग्रुप थोड़ा सा चेंज हो गया और इंस्टेड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, वर्ल्ड के जो बहुत बड़े लीडर्स है, यही ग्रुप है, वो लोग पार्टिसिपेट किया ये G20 मीट में और वो लोग डिसाइड किया कि हर साल हम लोग एक बार मीट करेंगे और जितना भी प्रॉब्लम्स है या फिर जितना भी इश्यूज है वर्ल्ड में, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इनिशियली G20 का जो ग्रुप था उसका मोटो था फाइनेंशियल हेल्प ग्रो करना। कोई कंट्री का फाइनेंशियल हेल्प करना है तो कैसे किया जाएगा कि आगे जाके उसका तरक्की हो, इसमें वो लोग ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। देखा जाए G20 में जितना भी कंट्री पार्टिसिपेट करता है उस टोटल जीडीपी है वो वर्ल्ड का 80% जीडीपी है। ये पूरा ग्रुप मिलके एक साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज में ज्यादा ध्यान देता है और उस पे क्या काम हो सकता है आगे जाके उसी का प्लानिंग करके उसमें वर्कआउट करता है। जो इश्यूज हर कोई दिन आ रहा है और जो इश्यूज आगे जाके वर्ल्ड में कुछ चेंज ला सकते, जैसे टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी, फाइट अगेंस्ट करप्शन या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई इश्यू, उन पे ये ग्रुप ज्यादा ध्यान देता है और आगे जाके इसमें कैसे काम किया जा सकता है एक साथ मिलके उसी पे लोग वर्कआउट करते हैं। तो अब आ जाते हैं G20 2023 जो कि इस साल होने वाला है। हम लोग को एक बहुत अच्छा चांस मिला है दुनिया के सामने इंडिया को आगे ले जाने के लिए और यही चांस हम लोग G20 को 2023 में इंडिया में ऑर्गेनाइज करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो 2023 में ये G20 जो सम्मेलन है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा और आगे जाके इंडिया को एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसको दुनिया के सामने लाने के लिए। इस साल इंडिया में चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के भी सामना सामनी मिलेंगे, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस का प्रेसिडेंट का भी सामना सामनी होगा यही G20 सम्मेलन में। तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना बड़ा मूवमेंट है इंडिया के लिए। आगे जाके मोदी जी हर किसी कंट्री के साथ अलग से बैठ के डिस्कशन करेंगे कि वो कंट्री के साथ इंडिया मिलके कैसे ग्रोथ कर सके। ऑन द अदर हैंड G20 सम्मेलन में हर कोई मिलके आगे क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए दुनिया को और बेहतरीन जगह बनाने के लिए वो भी किया जाएगा। तो हम लोग को जैसे पता है कि मोदी जी कोई भी चांस नहीं छोड़ता है इंडिया के जो प्रोग्रेस है उसके लिए, तो होपफुली इस G20 में मोदी जी कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें जाके इंडिया और भी बेहतरीन और भी आगे जा पाएगा। तो अब आते हैं पाकिस्तान और यूक्रेन के बारे में। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है लास्ट 6 महीने से पाकिस्तान किस कंडीशन से जा रहा है। सबको पता है कंट्री ऐसा हालत में है कि इसका जो सिटीजन है उन लोगों के लिए गेहूं भी अवेलेबल नहीं है। हर जगह बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोकल जो पावर है वो लोग एक्टिव हो रहा है, लीडर्स जो है दे आर कम्प्लीटली इनफ। गवर्नमेंट का जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो स्टेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो बेसिक नीड है ह्यूमन का वो
भी फुलफिल नहीं किया जा रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो फिर एक बार सोचिए, जिस कंट्री के पास अपने सिटीजन लोगों को खिलाने के लिए गेहूं या फिर दाल चावल खरीदने का पैसा नहीं है, वो कंट्री जाके आगे यूक्रेन से एमुनेशन खरीद रहा है। मतलब मुझे गोली या फिर मुझे बारूद पहले चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेविंग द लाइव्स ऑफ माय ओन सिटीजन इन माय कंट्री, आई विल यूज दिस टू फाइट विद अनदर कंट्री। और ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। यूक्रेन का जो हालत है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत दिन से रशिया के साथ वार में लिप्त है, और वही कंट्री आगे जाके पाकिस्तान को एमुनेशन बेचने का प्लानिंग कर रहा है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा कंट्री जो खाने का सामान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो जाके एमुनेशन खरीद देगा। वही एमुनेशन से वो दुनिया में किस किस के साथ लड़ेगा आपको भी पता है। और वही कंट्री, इंस्टेड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, दे आर यूजिंग द मनी टू डिस्ट्रॉय अदर। तो थोड़ा सा पास्ट में जाके एक बार देख लेते हैं यूक्रेन और पाकिस्तान का रिलेशन। यूक्रेन और पाकिस्तान में बहुत दिन से बिजनेस होता है एमुनेशन को लेके। कभी ये खरीदता है, कभी वो बेचता है, कभी टेक्नोलॉजी जो है वो सेल किया जाता है, कभी बहुत कुछ होता है जो हम लोग के सामने नहीं आता। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा बात है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बोला कि अगर इंडिया रशिया और यूएस के पास से हथियार खरीद सकता है तो पाकिस्तान भी रशिया और यूक्रेन के पास से खरीद सकता है। हाँ भाई, अब जाओ खरीदो, ये ओपन वर्ल्ड है। ये ओपन वर्ल्ड में कोई भी किसी के पास से कुछ भी खरीद सकता है, मगर वो खरीदने के लिए एटलीस्ट पैसा होना चाहिए कि आप जाके उस खरीदने के बाद बिल पे कर सकते। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक डेटा है जिसमें बोला जा रहा है कि यूक्रेन ने पाकिस्तान को 1.6 बिलियन डॉलर का वेपन सप्लाई किया है 2020 तक। इस साल का फरवरी में 162 कंटेनर का एमुनेशन जो है वो वाया कराची यूक्रेन गया है, और बोला जा रहा है ये यूके और पाकिस्तान का एक पैक्ट है, ये उसी का पार्ट है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत सारा रूमर्स जो है वो स्प्रेड हो रहा है। डिफरेंट जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान के, वो बोल रहा है कि बहुत सारा और भी डील हुआ है। टाइम के कोई प्रूफ नहीं मिलने से जर्नलिस्ट जो है अपना नाम शेयर करना नहीं चाहते। सीनियर मीडिया जर्नलिस्ट पाकिस्तान का हामिद मीर ने बोला है कि अगर इंडिया यूएस और रशिया से एमुनेशन या फिर हथियार खरीदता है तो आगे जाके पाकिस्तान भी रशिया और यूक्रेन से खरीद सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। ऑब्वियसली इसमें कुछ गलत नहीं है। इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस वेपन, अगर आप वही पैसा अपना नेशन के ग्रोथ के लिए खर्चा करते तो शायद और भी कुछ अच्छा होता। तो अब आते हैं यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनके बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि बहुत दिन से वो अपने कंट्री में अकेले रह के पूरा कंट्री के लिए फाइट कर रहा है। ये अगर देखा जाए ये कोई हीरोई कर सकता है। मगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ बी ए पार्ट ऑफ दिस वॉर, ज़ेलेंस्की अगर चाहते तो वो टैक्टफुली ये सिचुएशन जो है वो हैंडल कर सकता था कि आगे जाके यूक्रेन का अभी जो हालत है वो भी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो यूक्रेन में रहते हैं उन लोगों को शायद एक बेटर लाइफ मिलता लीड करने के लिए। मगर ज़ेलेंस्की ने ये नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने अपना डिसीजन लिया और वो रशिया के साथ वार में चला गया। आज जाके अगर देखा जाए रशिया जैसा कंट्री में शायद वार का इफेक्ट उतना नहीं है जितना यूक्रेन में है। ऑन द अदर हैंड जो यूक्रेन में रहते थे, जो नॉर्मल पीपल है हम लोग के जैसा, उन लोग का जो लाइफ है वो पूरा खत्म हो गया। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये वार को देखा जाए तो यही पता चलता है कि जिसने वार में पार्टिसिपेट किया उन दोनों कंट्री का लॉस हो रहा है। जो कंट्री ये वार के लिए दूसरों को पोक किया, या फिर जो कंट्री इस वार के लिए दूसरे को एमुनेशन बेच रहा है, दे आर गेनिंग अ प्रॉफिट। और वो लोग हमेशा चाहते हैं कि ये वार चलता रहे ताकि वो लोग अपना जो प्रॉफिट है इससे गेन कर पाए। तो मिस्टर ज़ेलेंस्की, अगर आप ये समझ सकते हैं कि आगे जाके फ्यूचर क्या होगा यूक्रेन का, तो प्लीज कुछ अलग तरह से सोचिए, स्टेप लीजिए। तो अभी जो सिचुएशन है ये बहुत अलग है। मिस्टर ज़ेलेंस्की जो है इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे एड भेजो, मुझे मेडिसिन भेजो, मुझे कपड़ा भेजो, जो मेरे वार में मतलब लगता है, अगर आप हो सके तो वो भेजो। अगर हो सके तो G20 2023 में चांस दो। मैं यूक्रेन के तरफ से कुछ बोलना चाहूंगा। हम लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें, जस्ट एक साल पहले, तो ज़ेलेंस्की को 2022 में ये चांस दिया गया था। आप सबको पता है G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कंट्री और कंट्री रिलेटेड इशू और उन लोगों का जो तरक्की कैसे हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में, वो सब में बात करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ज़ेलेंस्की जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया एंड यूज दिस प्लेटफॉर्म रशिया के अगेंस्ट बोलने में। आज हम लोग अगर देखें तो इंडिया रशिया जो है वो बहुत पुराने दोस्त है। हर टाइम रशिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, इंडिया भी रशिया के साथ खड़ा हुआ और जितना हो सके एक दूसरे ने अपना जो दोस्ती है वो निभाया। तो ज़ेलेंस्की इज ट्राइंग टू यूज क्रिएट अ बैरियर इन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अगर ज़ेलेंस्की 2023 G20 में अपने तरफ से बोलता है तो होपफुली ये रशिया के खिलाफ बोलेगा, जो जाके एक बैरियर क्रिएट करेगा इंडिया रशिया के बीच में। ऑन
ऑन द अदर हैंड रशिया का जो इमेज है वो खराब होगा G20 में। तो इट्स ए क्लियर पॉलिटिक्स, एक तरफ से इंडिया रशिया का दोस्ती तोड़ना है, दूसरा तरफ से इंडिया को यूज करके रशिया का जो नाम है वो खराब करना है, यही मोटो है। तो हम आते हैं कि आज हम लोगों ने क्या जाना। एक तरफ इंडिया के साथ रशिया है, जो रशिया इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है, जो हर टाइम इंडिया के साथ खड़ा रहा और इंडिया के ग्रोथ के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है उसने प्रोवाइड किया, साथ ही साथ इंडिया ने भी अपना दोस्ती निभाया। ऑन द अदर हैंड ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन है, वो जो है वो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म में फ्रेंड है, जो पाकिस्तान को एमुनेशन बेचता है और वही एमुनेशन शायद पाकिस्तान यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में। आज वही ज़ेलेंस्की इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे बोलने दो और रशिया के साथ मेरा जो पर्सनल वॉर है मैं उस इशू को आगे ले जाऊंगा G20 के माध्यम से। अगर हम लोग 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 हुआ था उसमें अगर हम लोग ज़ेलेंस्की का जो भाषण था वो हम लोग देखे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसने टोटली कहा था रशिया के अगेंस्ट में। इट्स कंप्लीटली हिज चॉइस, बट अगर आप इंडिया के साथ हो तो इंडिया के साथ रहो, इंडिया के साथ दोस्ती बनाए रखो। इंडिया जो अपना दोस्त नहीं है उन लोगों को भी हेल्प करता है। आप तो इंडिया का दोस्त अगर बनना चाहते हो तो इंडिया के दोस्तों के साथ रहो, ना कि इंडिया का दुश्मनों को हेल्प करो टू ग्रो अगेंस्ट इंडिया। तो मिस्टर ज़ेलेंस्की, अगर आपको लगता है कि इंडिया से कुछ हेल्प करना चाहिए, इंडिया ऑलवेज वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन टू हेल्प, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया के खिलाफ खड़ा रह के इंडिया से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि इंडिया आपका हेल्प करेगा तो ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया इंडिया के तरफ से। बट स्टिल इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? आने वाला जो G20 समिट है उसमें यूक्रेन को चांस देना चाहिए बोलने के लिए या फिर नहीं? तो आप जो सोचते हैं वो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मुझे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। आगे जाके अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी जानना है तो कमेंट कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।